अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के दिन में आप लोगों को बोलेंगे खुश आमदीद। ये व्लॉग एक एक्सक्लूसिव बिजनेस आइडिया पे बेस करेगा। यूएई के अंदर आपने मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वीडियोस बनाते हैं और वो कहते हैं, फरमाते हैं, बल्कि आपको फरमाते हुए नज़र आएंगे कि गाड़ी लें, 50,000 की गाड़ी लें, उसमें 10,000 दिरहम, उसमें 20,000 दिरहम बचा लें। आज हकीकत पे मबनी क्या स्टोरी है वो जानने की कोशिश करते हैं। शेख अनूप साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ही 50,000 दिरहम की गाड़ी के पीछे 20,000 दिरहम यूएई में बचता है या नहीं बचता, और फिर उस पर आगे फर्दर बात करेंगे कि इसमें हकीकत क्या है। क्योंकि मैंने जो जितना ऑब्जर्व किया है, जब मैं यहाँ पे रहता था, 2,000 से 3,000 दिरहम वाकई आपको बचता है एक गाड़ी के अंदर, और ये बड़ा अच्छा कारोबार है यहाँ पे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स मोहतरम हमें बता रहे हैं, मुख्तलिफ, एक नहीं दर्जनों इन्फ्लुएंसर इस वक्त इसी काम पे लगे हुए हैं। जी 1,00,000 दिरहम की गाड़ी लें, उसमें 30,000 दिरहम बचा लें, 50,000 दिरहम की गाड़ी लें, 20,000 दिरहम बचा लें। अब पिछले 3-4 साल से, 5 साल से दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो इम्पोर्ट होकर आ रही हैं यूएसए से। अब जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में आती है ना जापान की गाड़ी है, सानू है दसिया जाता है जनाब, डब्बा पैक, शीशा, अंडा पीस, बुलबुल का बच्चा है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भी बुलबुल के बच्चे आ रहे हैं या नहीं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। शेख साहब बुलबुल के बच्चे ला रहे हैं यहाँ पे भी आप? जी बुलबुल के बच्चे भी लाते हैं, कुछ थोड़ी बहुत स्लाइटली डैमेज भी होती हैं, लेकिन हमारी 90% कोशिश यही होती है कि बुलबुल के बच्चे हों। लेकिन लोग यहाँ पे डैमेज गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा डील करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में कोई चक्कर नहीं है, ना एयरबैग की कोई टेंशन है, ना कुछ चेसिस की टेंशन है, कुछ नहीं। एज पर यूएई लॉ एयरबैग का तो यहाँ पे भी ओके है, सीन कोई मसला नहीं है, बट चेसिस डैमेज गाड़ी यहाँ पे रोड पे नहीं आ सकती, तो उसमें क्या सीन है? जी आपने बिल्कुल सही सुना है। यहाँ पे जो चेसिस डैमेज वाली गाड़ी है, यानी अगर फ्रंट से चेसिस बेंड हो गया है तो आप गाड़ी रोड पे नहीं लेके आ सकते। उसकी गाड़ी की पासिंग जो है वो नहीं होती है, और आपको हर गाड़ी को रोड पे लाने से पहले उसकी प्रॉपर पासिंग करानी है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग गाड़ी की जो है वो चेक होगी। अच्छा, पासिंग से रिलेटेड ये है कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यहाँ का ऑफिशियल इदारा है जो इस चीज़ को मॉनिटर करता है। हर साल, चाहे आपकी गाड़ी नई है या पुरानी है, हर साल उसकी यहाँ पे प्रॉपरली इंस्पेक्शन होती है और उसके अच्छे खासे आप पे करते हैं। अगर आपकी गाड़ी डैमेज है तो आप रोड पे गाड़ी लेके नहीं आ सकते। तो शेख साहब मुझे ये बताइएगा कि जो गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं, यूएसए से मंगवाते हैं, क्या डिफरेंस बहुत ज़्यादा है प्राइस में जीसीसी वर्जन में और अमेरिकन वर्जन में? जी जीसीसी में और अमेरिकन में जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। यू कैन से 35 to 40% प्राइस के अंदर जो है वो डिफर आ जाता है अमेरिकन में और जीसीसी के अंदर जो है। अच्छा, इस वक्त जी एक बड़ी ज़ुबान आम एक बात चल रही है कि जनाब अमेरिकन गाड़ी लें, 50,000 की गाड़ी लें, उसमें 20,000 बचा लें। सो कॉल्ड हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं आजकल, उन्होंने काफ़ी फकी बेचनी शुरू की हुई है। तो ये वाकई 20-20,000 दिरहम बचता है 50,000 के अगेंस्ट? सर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैक्सिमम अगर आप गाड़ी में से निकालते हैं, इफ़ ऐसे अगर आप 15,000 या 20,000 की गाड़ी है तो उसमें से आप 1,000 दिरहम, 1,500 दिरहम हार्डली निकाल सकते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं वो गलत बयानी करते हैं लोगों के साथ, और लोगों की गलत इन्वेस्टमेंट जो है वो करवाते हैं। ये तो पाउडर के बिजनेस में भी यार इतना नहीं बचता। ये जो 40-40%, 50-50%, ये तो पाउडर बेच के भी इतना पैसा नहीं बचता। लेकिन ये फिर सोशल मीडिया पे इन्होंने ऐसे ही बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ वाकई बनाया हुआ है। ये गाड़ियाँ अगर सस्ती आती हैं तो ये बिकती भी सस्ती हैं। ये कभी भी जीसीसी की प्राइस के ऊपर जो है वो गाड़ी नहीं बिक सकती, चाहे ये बिल्कुल 100% बुलबुल का बच्चा भी है, तो ये कभी भी जो है वो जीसीसी गाड़ी की प्राइस पे नहीं बिक सकती है। अच्छा, इसके पीछे कोई एक पर्टिकुलर कोई रीज़न है या बस एक ऐसे ही एक हाइप बनी हुई है कि ठीक है जी, अमेरिकन गाड़ी है तो सस्ती होगी? क्या वहाँ से ये फ्री में उठाते हैं या कूड़े के भाव उठाते हैं? देखें, इसके अंदर दो वजूहात हैं। एक तो बात है, कुछ ये बात वैसे ही एक हवा बना हुआ है कि जी जो अमेरिकन गाड़ी है वो सस्ती होगी, लेकिन कुछ हद तक कुछ गाड़ियों में स्पेसिफिक मॉडल्स के अंदर ये आ जाता है कि उनके रेडिएटर्स जो हैं वो जीसीसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं हुए होते हैं। उनकी जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे गियर है या इंजन है, वो इधर की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये स्पेसिफिक मॉडल्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हर मॉडल के अंदर ये चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं होती है। दैट्स वाई ये है कि अमेरिकन गाड़ी को ज़रा सस्ता समझा जाता है और जो जीसीसी है उसको ज़रा महंगा समझा जाता है। अच्छा, इस चीज़ का मैं भी विटनेस हूँ, क्योंकि मैं भी जब यहाँ पे रहता था तो एक दफ़ा ज़िंदगी में मुझे एक्सपीरियंस हुआ था। 10 साल में एक दफ़ा मैंने अमेरिकन गाड़ी ली थी और मैं पूरे तरीके से फंसा था उसमें। गाड़ी मेरी बार बार हीटअप होती थी, और वो मसला भी ऐसा था कि 80 से 120 के बीच में जब गाड़ी जाती थी तो हीटअप हो जाती थी। 80 से नीचे भी ओके थी और 120 से ऊपर भी ओके थी। तो उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी दोबारा अमेरिकन नहीं ली थी। क्या ये सही है? सर मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ केसेस में, कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स में, अगर मैं नाम लूँ एक गाड़ी का, निसान अल्टीमा, तो आपको उस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा ये फेस ज़रूर करना पड़ता है, बिकॉज उसका जो यहाँ जीसीसी के लिए गियर के नीचे एक कूलिंग रेफ्रिजरेटर सा डिज़ाइन किया गया है, वो काफ़ी बड़ा डिज़ाइन किया गया है। जबकि
जो अमेरिकन मॉडल है उसके नीचे बहुत ही जो है वो छोटा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, लेकिन ये हर गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं है। आई एम पर्सनली यूजिंग अमेरिकन कार और उसके अंदर जो है ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जनरली जो है देखिए अमेरिका के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इवन दुबई से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा जाता है कि गाड़ी कहाँ से इंपोर्ट की जा रही है, या अमेरिकन कोई भी गाड़ी है उसमें स्टैंडर्ड ही स्पेक्स आते हैं। देखें, यहाँ पे जो यूएई में गाड़ी आती है सिर्फ अमेरिका से नहीं आती, लेकिन जो भी गाड़ी बाहर से आती है उसको अमेरिका की गाड़ी कहा जाता है। अमेरिका से आती है, कनाडा से आती है, कोरिया से आती है। जो गाड़ी कनाडा से आती है, कनाडा में चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उसके अंदर स्पेसिफिकली रेडिएटर्स थोड़े से ज़रा अकॉर्डिंगली छोटे रखे जाते हैं। अदरवाइज़ जो गाड़ियाँ अमेरिका से आती हैं या जो कोरिया से आती हैं, उन गाड़ियों में मेजरली फॉल्ट ऐसे नहीं आते हैं। अच्छा, एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूँ। इस वक्त मुझे रोड पे मैं जिस तरफ भी चला जाऊँ दुबई के किसी भी एरिया में, मुझे तीन गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। एक फोर्ड मस्टैंग, एक डॉज चार्जर और एक डॉज चैलेंजर। इसकी क्या वजह है? और थर्ड चीप प्राइस पे 25-25, 30-30 हज़ार दिरहम में 2016, 17, 18 मॉडल तक की गाड़ी मिल रही है। इसकी वजह क्या है? इतनी खूबसूरत, इतनी हैवी गाड़ी है और इतनी सस्ती क्यों? देखिए, इसका जवाब आपने जो है वो खुद ही दे दिया है। बेसिकली हर बंदा जो है उस गाड़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो चूँकि अमेरिका से भी बड़ी चीप प्राइस के अंदर मिल जाती है, लिहाजा यहाँ पे भी फिर जो है वो चीप प्राइसेस के अंदर ही 25 to 30,000 के बजट में आपको डॉज का बहुत ही अच्छा मॉडल जो है वो मिल जाता है। बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाती है। लेना चाहिए वैसे? अगर आप उसका पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप उसकी डस्ट बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी कि अगर आप दुबई से शारजा जा रहे हैं और 50-60 दिरहम्स का अगर आप पेट्रोल डलवा सकते हैं तो ठीक है, आपको लेनी और चाहिए। छड्डो जी, चफ भी तो आंदी है ना। बस मेरे इस तरह की चीज़ों के अंदर जो है जब आपने जो है मज़ा लेना है तो फिर जो है वो पैसे तो फिर लगाने पड़ते हैं। अच्छा जी, चैलेंजर जो है ये 3.8 लीटर की V6 और V8 दो इंजन में आती है। तो इसी वजह से जो शेख साहब बात कर रहे हैं ना कि आपने गाड़ी भी लेनी है, साथ में पेट्रोल पंप भी अपना लेना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी वहाँ तो पेट्रोल बड़ा सस्ता है, भजन ताड़ी सोच है, सस्ता सस्ता कोई नहीं। आजकल थोड़ा सा ज़रा कम हुआ हुआ है, 2.5 दिरहम पर लीटर हुआ हुआ है, और ये 4.5 से रिवर्स हुआ है। तो गाड़ियाँ यहाँ पे लेना आसान है, अफोर्ड करना यहाँ पे भी मुश्किल है। ख़ास तौर पे जब आप एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग्स में अक्सर आपको बताता हूँ जी, मैं 50 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, मैं 40 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ। अभी भी ये बिजनेस स्क्वायर का, बेस स्क्वायर का जो एरिया है, ये मेरे घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अब 20 किलोमीटर आना, 20 जाना, 40 NH फटाल और मुक जाता है, तो फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। तो यहाँ पे भी गाड़ी की अफोर्डेबिलिटी इज़ अ बिग कंसर्न राइट नाउ। एक इन्फ्लुएंसर भाई हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने फरमाया कि मैंने 20,000 दिरहम से 1 साल पहले शुरू किया और इस वक्त मैं 1.3 मिलियन पे बैठा हूँ। तो यार ये बात तो कोई भी सुनेगा तो उसके मुंह में तो पानी आएगा, और पानी भी ऐसा आएगा कि वो वापस भी नहीं लेके निकला जाएगा। ये बिल्कुल 100% जो है वो झूठ है, और हम भी ऐसे लोगों को जो है वो देखते रहते हैं और हम कहते हैं अल्लाह ताला इन लोगों को जो है वो हिदायत दे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। सर जी, एक सवाल कड़वा है लेकिन सदाकत के साथ इसका आंसर आपको करना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस बिज़नेस में बगैर झूठ बोले आप पैसा नहीं कमा सकते। क्या यहाँ पे भी ऐसे ही आपको बोलना पड़ता है कि जनाब एयरबैग तो एकदम इंटैक्ट नहीं, कोई एयरबैग नहीं खुला जनाब, इसका तो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जेन्युइन बुलबुल का बच्चा है और अभी अभी अंडे से निकला है? देखें, हर जगह पे गंदी मछलियाँ मौजूद ज़रूर होती हैं, लोग करते हैं, लोग जो है वो झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एयरबैग को रिपेयर करना चाहें तो यहाँ पे एयरबैग जो है वो रिपेयर भी हो जाता है। आप जो है उसके अंदर कंप्लीट एक जेन्युइन एयरबैग जो है उन गाड़ियों से उतरे हुए जिनके सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स बिकते हैं, लोग जो है वो गाड़ियाँ इंपोर्ट ही सिर्फ पार्ट्स बेचने के लिए करते हैं, उनमें से एयरबैग्स निकाल के आप ओरिजिनल एयरबैग लगवा सकते हैं। और उसका गाड़ी का अगर आप जो है एयरबैग का सेंसर रिपेयर करवा देते हैं तो वो वर्क करता है। लेकिन ये वर्थ इट तो नहीं है वो तो, क्योंकि एयरबैग तो चाहे देखिए पाकिस्तान में भी डलते ही हैं, लेकिन वो इतना महंगा होता है कि वो वर्थ इट नहीं है। यहाँ पे अगर आप गाड़ी की प्राइस के हवाले से कहें तो उतना ज़्यादा एयरबैग जो है वो एक्सपेंसिव नहीं होता, यानी आपको हार्डली जो है वो 250-300 दिरहम्स में, या मैक्सिमम डिपेंडिंग अपॉन कार तो 500-600 दिरहम्स में एयरबैग मिल जाता है। लेकिन अगर आप वो एक्सपेंस पे करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज़ लोग उसके बगैर भी जो है वो झूठ बोल के बाकी ही बेचते हैं। सर जी बहुत शुक्रिया, बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी। बिजनेस लेजिट है, जेन्युइन है, यू कैन डेफिनेटली अर्न अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप डिसेंट लगाएंगे तो डिसेंट कमाएंगे भी, लेकिन वो जो बताए जाते हैं फिगर्स, जो कहे जाते हैं, वो सदाकत नहीं है। मैं इस वक्त जिस शख्स के साथ बैठा हूँ वो 1 साल से मल्टीपल गाड़ियाँ लेके बेच चुके हैं, तो डेफिनेटली किसी एक आदि में तो इनका जैकपॉट लगा होगा, ये भी लास्ट में पूछ लेते हैं। सर लगा कोई ऐसा जैकपॉट जिसमें कोई 20,000 कमाया हो? लग जाता है, इतना बड़ा जैकपॉट नहीं लगता है आपको। ये है कि आपको 20,000 लगा के आपको 4-5 हज़ार दिरहम भी समटाइम्स जो है बच जाता है, लेकिन ये समटाइम्स होता है। अदरवाइज 20,000 लगा के आप 1,000, 1,200, 1,500 तक में ही जो है उसी ब्रैकेट में रहते हैं।
सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने दी। आई होप कि जितने हमारे लिसनर्स ये व्लॉग देखेंगे आप लोग इससे ज़रूर इंस्पिरेशन ले सकते हैं। करना चाहें काम, एक लेजिट एक छोटा सा जो डिसेंट प्रॉफिट है वो आपको बिल्कुल मिलेगा।